अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज साहिवाल तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहां पर ना सिर्फ ये कि तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान किया, कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से बातें की, कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से बातें की और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मौज़ूआत ज़ेर बहस आए वहाँ पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा हुकूमत का फोकस है मुल्क के अंदर ख़्वाह वो सनती पैदावार को बढ़ाने का मामला हो या फिर ज़राअत के शोबे की तरक्की का मामला हो। हम ये देख रहे हैं कि एक टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत मौजूदा हुकूमत जो है ज़िंदगी के हर शोबे में ख़्वाह वो सनत हो, ज़राअत हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। और हम आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ दिया जा रहा है, किस तरह से मुल्क की ज़राअत को बढ़ाया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज सामने आया है, और इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म सिलेबस के हवाले से भी हुकूमत का एक अज़्म है कि क्या अमीर क्या गरीब सबके बच्चों को यकसा निसाबे तालीम के तहत यकसा निज़ाम तालीम मुयस्सर हो। तो एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव और हमागीर और हमा जहत किस्म का एजेंडा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको इस वक्त अमल पैरा करने में मसरूफ़ है। और हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पंजाब के, और दीगर मेहमान भी कुछ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ दस्तयाब होंगे और इसके अलावा एक आधे मेहमान और हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपसे जानना ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो ज़राअत है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और इसमें बहुत सारे रोज़गार वाबस्ता है, इसके साथ हमारी जीडीपी के अंदर इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं ज़राअत को बढ़ाने के लिए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने के लिए, वो क्या हैं? मेहरबानी जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब नई हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर टेक ओवर किया तो बुनियादी तौर पे जो एग्रीकल्चर पॉलिसी या सिमत मुरतब की गई उसकी जो खदुखाल ये थे कि हमने उन तमाम स्टेक होल्डर्स का जो ज़राअत से बराह रास्त या बिलवास्ता असरअंदाज होते हैं उनको हमने टेक केयर करना है। और इसलिए फार्मर पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को ज़राअत की बुनियादी हैसियत दी गई। जब हम काश्तकारों की बात करते हैं कि काश्तकारों को ये देखा गया कि इनकी जो काश्तकारी है वो मुनाफा बख्श होनी चाहिए। और मुनाफा बख्श कैसे होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी और फी एकड़ पैदावार में इजाफा। इन दोनों पॉलिसीज के जरिए उसकी इनकम में इजाफा किया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी के लिए ये प्लान किया गया कि उन तमाम चीज़ों की कमी की जाए जो काश्तकार के लिए क्रिटिकल हैं और उनको ज़्यादा सहल बना के काश्तकार को उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जा सके। और ये बड़ी आसान पॉलिसी थी कि एग्रीकल्चर इनपुट्स में बीज है, खादें हैं, जरी ज़रें हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, क्रेडिट हैं और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर इंश्योरेंस है। अच्छा सर, इन चीज़ों को बुनियाद बना के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया गया। और अगर हम देखें तो बीज के ऊपर न सिर्फ बीज की रेगुलेशन की बात हुई, बीज की अवेलेबिलिटी की बात हुई, बीज की क्वालिटी की बात हुई और बीज को काश्तकार तक सस्ता पहुंचाने की बात की गई। पंजाब के अंदर गंदम को देख लें, गंदम में एक बड़ी मैसिव सब्सिडी बीज में आई। हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब के साथ मिलकर नेशनल इमरजेंसी प्रोग्राम बनाया जी, जिसके अंदर गंदम, गन्ना, राइस को और ऑयल सीड को बुनियादी जगह दी गई ताकि जो पाकिस्तान के अंदर बेसिक इंग्रेडिएंट हैं पॉलिसी के, जिसमें एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर, प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर,
एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे, तीनों को जगह मिल सके। कपास के ऊपर एक पॉलिसी का ऐलान हुआ, कपास में सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, पल्सेस की बात हुई, और उसके बाद ये स्कीम थोड़ी इसलिए डिफरेंट थी कि इसमें सिर्फ इरीगेटेड एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई, इसमें इरीगेटेड के साथ रेनफेड एग्रीकल्चर, हिल टोरेंट एग्रीकल्चर, हिली एग्रीकल्चर, इनके ऊपर भी स्पेसिफिकली फोकस रखा गया। और अगर हम उन तमाम इकोलॉजिकल एरियाज के अंदर देखें जहां पे पहले काश्तकार तकरीबन कम तरक्की याफ्ता था, उनको खास तौर पे इस पॉलिसी में शामिल किया गया। अगर हम अटक से लेके सादकाबाद तक पंजाब को देखें तो पंजाब के हर प्रोजेक्ट हर इकोलॉजिकल एरियाज के अंदर उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मरतब किए गए। पोठवार में ऑलिव वैली की बात हो रही है, पोठवार में स्मॉल डैम्स की बात हो रही है, पोठवार में लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल की अपनी अपनी कॉलेज की बात हो रही है, और सबसे बड़ी कि पोठवार के अंदर जलालपुर शरीफ कनाल की बात हो रही है। वहां पे एक नहर निकाली जा रही है जो उस एरिया को, जिसमें झेलम और खुशाब का कुछ एरिया आता है, उसका सराब करेगा, और वहां पे जो मुयस्सर पानी है उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा के काश्तकारी के लिए कारामद करना है। इसके साथ इससे नीचे आएंगे तो राइस की बात हो रही है, सही, राइस में राइस ट्रांसप्लांटर की बात हो रही है, और राइस ट्रांसप्लांटिंग मैकेनिकली इतना बड़ा मसला पंजाब में है कि तमाम लोग हाथ से मुंजी लगा रहे हैं। अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग को मशीनरी बना दें तो राइस के अंदर काश्तकारों के लिए बहुत आसानियां पैदा होंगी, आपसे पैदावार हमारी बढ़ेगी। गुफ्तगू जारी रहेगी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब बाबर सगीर साहब। आप एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FPCCI के। इसके अलावा मार्केट कमेटी के भी मेंबर हैं साहिवाल में। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज तशरीफ़ लाए थे साहिवाल, और वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है तरक्याती कामों के हवाले से 18 अरब रुपए की लागत का। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, किसी भी शहर का जो बुनियादी मसला होता है ना जी, वो पानी होता है, चाहे वो पीने वाला हो और चाहे सीवरेज वाला हो। जब तक वो बुनियादी मसला हल नहीं होता उस वक्त तक सारे मामला जो है ना वो पेंडिंग में रहते हैं। मसलन साहिवाल में कुछ 4 दफा हमारी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन चूंकि हमारा सीवरेज नहीं अब तक पड़ा, इसलिए वो सड़कें बार बार एक ही चीज पर जो है ना खर्चा कई दफा किया जाता है। तो अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंड आया है ये 18 अरब रुपए का, इससे जो मेन चीज है वो है सीवरेज की। तो सीवरेज का अगर सारा मसला हल हो जाएगा तो हमारा शहर जो है ना वो बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएगा। तो सर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी ये कहना है कि साहिवाल और सियालकोट इंजन ऑफ ग्रोथ हैं। सियालकोट का तो हमें समझ आती है कि वहाँ पर जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री है और तमाम वहाँ पर कैपिटा इनकम माशाल्लाह इतनी बड़ी है, और उन्होंने अपना एयरपोर्ट तक और अपनी एयरलाइन तक अब इंट्रोड्यूस करवाई है। साहिवाल को अगर हमारे देखने वाले समझना चाहें कि कैसे इंजन ऑफ ग्रोथ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? साहिवाल जी एक तो जी एग्रीकल्चर का गढ़ है जी। यहाँ पे तो जो ज़राई ज़मीनें हैं यहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी सारा सिस्टम है, और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं साहिवाल में और मुस्तकबिल में भी आना चाहती हैं, यहाँ पे सनती जोन की भी ऊपर भी काम हो रहा है ताकि फ्यूचर में जो लोगों के लिए नौकरियाँ क्रिएट हो सकें। उसके अलावा साहिवाल में जो नीली बार की आपको पता होगा भैंसें जो बहुत मशहूर हैं, लाइफ स्टॉक की बहुत बड़ी यहाँ पे है इंडस्ट्री, उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन इन सब पर काम करने के लिए एक विजन होनी चाहिए, और वो जो विजन है वो 15-20 साल होना चाहिए। साबका जो हुकूमतें हमारी थी वो ये करती थी कि वो कल का सोचती थी, वो उसे आगे का नहीं सोचती थी। अब जो काम हो रहे हैं वो अगली नस्लों को देख के हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब अगली नस्ल का आप सोचेंगे तो फिर जो मामला होंगे पहले से काफी ज्यादा बेटर होंगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा पोटेंशियल समझा जाता है साहिवाल में। किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को वहाँ फरोग दिया जा सकता है? इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? मुकामी सनतकार, मुकामी काश्तकार इस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकते हैं? कॉरपोरेट फार्मिंग का क्या रोल हो सकता है? कुछ इस हवाले से बताइए।
देखें जी, जिस तरह फैसलाबाद में जो इंडस्ट्री अब वापस आई है, सारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सारी वापस आ चुकी है, और वहाँ पर दोबारा एक जो सिस्टम है वो शुरू हो गया है, और वहाँ पर जॉब्स के लिए वो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको दरकार हैं इस वक्त मजदूर, जो मिल नहीं रहे उनको। तो इसी तरह अगर साहिवाल में भी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है इसको प्रमोट किया जाए, जो मिल्स हैं, कॉटन मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं और फ्लोर मिल्स हैं, इन सब को जो है वो हुकूमत इनको सपोर्ट करे, और जो इन तक रसाई है जो गंदम की और ये मकई की और ये सारी फसलों की, अगर ये इनके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम बेहतर हो जाएं तो ये सारी चीज़ें जो मिलके ना जो एक तरक्की की ना बुनियाद बन सकती हैं। राइट सर, और इसी तरह से कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई, कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई है साहिवाल में। कुछ इसकी तफसीलात से आगाह कीजिए। इसमें जो सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना जो जिस पे आज तक काम नहीं हो सका, वो ज़मीन जो लोगों ने पट्टे पर ली हुई होती थी, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल थी कि वो कोई भी लोन नहीं ले सकते थे, वो अपना ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते थे, वो बिल्कुल ही बेबस थे, कोई भी उनकी मदद नहीं करता था। जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो तो बैंकों से जाके लोन ले लेते हैं, जो मिडिल क्लास हैं वो भी जाके प्रेशर डाल के बैंकों से लोन ले लेते हैं, वो उस पर सूद भी अदा करते हैं काफ़ी सारा। लेकिन जो ये प्रोग्राम आया है इसमें जो पट्टे पर वाला है, जो जिसने पट्टे पर ज़मीन ली है वो भी जाके ट्रैक्टर ले सकता है, यानी कि उन्होंने इसको तरीकाकार को इंतहाई आसान बना दिया है, इसकी जो परसेंटेज है वो भी कम कर दी है। अब किसान को ना बड़े ही सस्ते दामों में ट्रैक्टर मिल सकता है, जिससे वो अपनी जो भी जमीनें हैं वहां पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर की क्या अहमियत है जिसके ऊपर इतना जोर है? देखें जी, वो जो यहाँ पे जो काश्तकारी में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टाइम। ठीक है ना जी, आप वहाँ पे बैलगाड़ी से वहाँ पे हल चलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा ये होता है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर किसी से किराए पर लेता है या उधार लेता है, उसके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर उसके पास उसका अपना ट्रैक्टर होगा तो उसके टाइम भी बचेगा और उसके अखराजात में भी कमी होगी, जिससे उसके फसल के रेवेन्यू से उसको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। तो इन तमाम ऐलानात का साहिवाल के बासियों ने किस तरह से खैर मकदम किया है? वो क्या बातें कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा होगा उन्हें वज़ीर आज़म के और हुकूमत पंजाब के इस तरह से फोकस करने पर साहिवाल और दीगर शहरों पर? असल में जी जो मामला है ना जी, जो शहरी हैं वो तो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो वादा करता है और चला जाता है। तो अब हम आज इमरान खान ने जोर दिया है कि हमने कोशिश करनी है कि 2 साल के अंदर अंदर हम इन सारे मामला को कंप्लीट कर लें। अगर वो 2 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारे ही अपनी पार्टी के फायदे में है अगले इलेक्शंस के लिए। चुनांचे ये है कि जो प्रोग्राम बना है और जो एलोकेशंस हुई हैं और जो इतनी खतीर रकम इसके लिए अनाउंस हुई है, तो साहिवाल के अलावा कुछ दीगर इलाके भी इसके इर्द गिर्द के इसमें शामिल हैं? नहीं, ये जो 17 अरब रुपए का जो सारा ये 18 अरब रुपए का फंड है जी, ये साहिवाल की मेट्रोपॉलिटन के लिए, सिर्फ सिटी साहिवाल के लिए। और इसमें चीचा वतनी वगैरह शामिल नहीं है? नहीं, उनके जो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो फंड्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के फंड्स होंगे या वो अलग फंड्स होंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से वज़ीर आज़म ने वहाँ पर बाबर साहब ये बात भी की कि यकसा निज़ाम तालीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि अमीर और गरीब बग़ैर किसी तफरीक के तालीम हासिल कर सकें और एक जैसा माहौल मैसर हो। लाहौर से बाहर साहिवाल और दीगर ऐसे सेंट्रल पंजाब के शहरों में इस ऐलान को कैसे लिया जा रहा है? जो गरीब अवाम है उन्होंने तो ऐलान का बहुत खैर मकदम किया है जी, और जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं वो थोड़े से डरे हुए हैं कि हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो जाएगी। लेकिन बात है हमारी कौम के मुस्तकबिल की, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके फ्यूचर की। जब हम उनकी तरफ देखें तो ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है, सबको जो है बराबरी के मौके मिलेंगे और टैलेंट आगे आएगा। इससे पैसा आगे नहीं आएगा, टैलेंट आगे आएगा। ठीक है। और इसी तरह से आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इसी साल करवाए जाएंगे। तो इस हवाले से क्या आपको ज़ोर शोर नज़र आता है और किस तरह से लोग चाहते हैं कि मुकामी सतह पर बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में उनके जो मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए? क्या है लोगों की वाइब्स इस हवाले से? इससे पहले जी गुज़िश्ता साल बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम अभी शुरू हुई थी कि ये कोरोना का सिस्टम आ गया और उसके बाद ये कोरोना काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा ले गया। तो अब भी सिचुएशन जो है, लोग इस वक्त थोड़ा सा खौफज़दा हैं, वो उन्हें यकीन नहीं है कभी
ये जल्दी चला जाएगा या आगे इलेक्शन होंगे, क्या सूरत हाल है। लेकिन इसमें जो एक मेन सूरत हाल है, खान साहब जो है ना जी, वो वजीर आजम जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए ये इलेक्शंस हो जाएं, ताकि जो लोगों को जो इख्तियारात मिलने हैं वो उनकी लोकल सतह पे पहुंचे। तो और आखिर में ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म तसलसल के साथ एक फलाही रियासत, मदीने की रियासत की बात करते हैं। ये जो तमाम इक़दामात आज वज़ीर आज़म ने जिनका तज़किरा किया है, उसके नतीजे में एक फलाही रियासत के मकसद को हासिल करने में किस हद तक कामयाब हो जाएगी हुकूमत? सबसे पहले तो हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, जो कोरोना के दिनों में जो सारी खबर सबकी मदद की गई है, उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जिसमें जो दूसरी सियासी जमातें भी थी, उन्होंने भी आज तक कभी पॉइंट नहीं उठाया कि ये किसी को भी पेमेंट जो है किसी सियासी बेस पे नहीं दी गई। किसी का भी नाम किसी सियासी बेस के ऊपर सिफारिश के साथ लिस्ट में नहीं डाला गया। वो सारी उन्होंने मेरिट के जरिए की हैं, और चाहे वो नून लीग का था या पीपल्स पार्टी का था या किसी भी जमात से ताल्लुक रखता था, उन्होंने सबको यकसाई मौके दिए हैं और जिन जिन जो हकदार थे उनका हक उनको पहुंचाया है। तो और आगे भी जितने भी ये फलाही मंसूबे हैं, जैसे ये नौजवान का, कामयाब नौजवान का है, तो ये सारे भी खान साहब का विजन है कि ये सारे मेरिट पर होंगे। इसमें उन्होंने ये कोई नहीं देखना कि ये मेरी पार्टी का वर्कर था या इसने मेरे साथ इतना काम किया या ये मेरे किसी कारकुन के साथ है। उन्होंने ये चीजें नहीं देखनी। उनका कोशिश ये है कि उनकी कि सबको मेरिट पे मिले, और जब उनकी ये सोच होगी तो ये ऑटोमेटिक फलाही रियासत की तरफ एक अच्छा कदम होगा। बहुत शुक्रिया बाबर सगीर साहब, आपने ज्वाइन किया और ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है, लोग कैसे सोच रहे हैं, इन तमाम बातों का आपने जवाब दिया। दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ अगर आएँ और एग्रीकल्चर के हवाले से जो विजन और जो प्लान ऑफ एक्शन था आप उसकी बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं वही बात कर रहा था कि चूंकि एक आम काश्तकार की ज़िंदगी को बेहतर करना हुकूमत पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे सोच है, और उसी सोच के हवाले से जब हम चावल के अंदर आते हैं तो चावल के अंदर भी जो बुनियादी काश्तकारी में मसाइल आते हैं उनको मैकनाइज करते हुए उनको अच्छे सीड के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हुई है। तो ये साल पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंद है कि पाकिस्तान में 53 लाख टन सिर्फ पंजाब के अंदर राइस की पैदावार पोस्ट की गई है। बासमती राइस के हवाले से तो अब जीआई का भी हमें पाकिस्तान का चूंकि जीआई के अंदर मसला था, क्योंकि इंडिया ने, क्या होता है जी? जीआई बेसिकली जियोग्राफिकली इंडिकेशन है कि पाकिस्तान अपनी ओनरशिप जाहिर करता है कि पाकिस्तान का जो कॉलर का एरिया है ये बासमती की काश्त के लिए न सिर्फ मौजू है बल्कि ओरिजिनेट करता है। तो इंडिया ने भी इस चीज़ को चैलेंज किया था और उन्होंने इसकी ओनरशिप शायद अपनी जाहिर की थी। तो पाकिस्तान ने न सिर्फ पहली दफ़ा जीआई को यहाँ पे उसके ऊपर सर्टिफिकेट दिया है और ब्रसल्स में पाकिस्तान का केस डिफेंड किया है, और बासमती में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट शेयर जो है वो बढ़ाने के लिए जुस्तजू की जा रही है। और ये भी मैं काश्तकार भाइयों के लिए और कंज्यूमर्स के लिए ये अर्ज करता चलूँ कि इस साल हुकूमत पंजाब ने पहली दफ़ा बासमती बैकग्राउंड के हाइब्रिड की भी मंजूरी दे दी है। जो एग्जिस्टिंग जो हाइब्रिड्स हैं या एग्जिस्टिंग जो बासमती वैरायटीज़ हैं उससे 1.5 गुना से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन इससे पहले तो चावल हमारा था और इंडिया जो है उसे अपना टैग लगा के सेल कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। उनकी अपनी मार्केट के अंदर शेयर था, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस थे, लेकिन इसको और जीआई का भी उन्हीं के पास स्टेटस था। जीआई उनके अपना, इंडिया ने उसको जीआई स्टेटस दिया हुआ था, और उसको जो कॉलर का एरिया उनके पास कुछ गुरदासपुर का, कोई अमृतसर का आता था, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो क्लेम कर रहे थे। पाकिस्तान ने भी इस जीआई स्टेटस को अभी नोटिफाई भी किया है और वहाँ पे डिफेंड भी किया है। मैं बात कर रहा था कि राइस की पूरी वैल्यू चेन को या वैल्यू सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हाइब्रिड सीड्स की पाकिस्तान के अंदर इसलिए ज़्यादा बढ़ोतरी की जा रही है कि हाइब्रिड सीड बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं, और ये आमतौर पे कोर्स बैकग्राउंड में जिसे कहते हैं मोटे चावल होते थे। अब पंजाब के अंदर जो हमारा काला शाह काकू इंस्टीट्यूट है उसने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फाइन में हाइब्रिड दिया है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि बासमती के अंदर जो काश्तकारों की जो प्रोडक्टिविटी के चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करेगा, क्योंकि बासमती की जो प्रोडक्शन है
वो कोर्स की बुनियाद को वजह से के मुकाबले में कम थी, जिसकी वजह से काश्तकार इस बासमती और इसी तरह से कॉटन में भी बायोटेक जो है, इसी तरह जब हम बीटी कॉटन इससे आगे निकलते हैं तो जिस तरह हम इकोलॉजिकली अगर हम देखते जाते हैं तो राइस के बाद फिर हमारा चैलेंज बनता था, ये जहाँ पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए हैं, ये पंजाब का सबसे प्रोडक्टिव एरिया इसे कहते हैं हम लोग। ये 20 लाख एकड़ के अंदर एक कल्टीवेटेड एरिया है साहिवाल डिवीजन, जो 99% इरीगेटेड है। ये आलू की ज़मीन है, ये मक्की की ज़मीन है, ये गंदम की ज़मीन है। ये तकरीबन हर चीज़ के अंदर पंजाब में और पाकिस्तान में टॉप करता है। मोस्ट फर्टाइल जिसे कहते हैं सतलुज वैली, और इसमें 250 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस हैं जो पाकिस्तान सारी के अंदर आलू का बिजनेस में हैं, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा राइस मिल्स हैं, कोई 100 से ज़्यादा जेनिक फैक्ट्रीज हैं, इस तरह ऑयल मिल्स हैं। तकरीबन हर किस्म की जो एग्रो इंडस्ट्री है वो इस एरिया के अंदर है। तो ये एक अच्छा हाइब्रिड प्रोग्राम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी काश्तकारी भी है, फी एकड़ पैदावार भी अच्छी है, काश्तकार भी प्रोग्रेसिव है, और एग्रीकल्चर मशीनरी जो जिसे मशीनरी बनाने वाले हैं, जिसे उकाड़ा की बात करें तो वो भी टॉप पे हैं। तो इस हाइब्रिड प्रोग्राम में अब प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त इंटरवेंशन आई है, वो सबसे बड़ी तो जो किसान प्रोग्राम, किसान जवान प्रोग्राम जो अभी आपने देखा, जिसमें भाई बात कर रहे थे, कामयाब किसान प्रोग्राम, जिसमें काश्तकारों की एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है कि उसको हम ट्रैक्टर दें, ऐसी चीज़ें दें ताकि वो खुद कफील हो सके और अपने रोजगार पे आए और अपने लिए सहूलतें पैदा करे और मुनाफा बख्श काश्तकारी में। ट्रैक्टर फ्री होगा? ट्रैक्टर बड़ी लेस जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिस तरह बात सुन रहे थे कि वो होगा और आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा, जिनके पास जिनके लिए जमीनें हैं। पट्टे पर जमीन से क्या मुराद है जी? एक आदमी का अगर फर्जमल आप कोलैटरल जमा कराते हैं, अगर आप कोई चीज़ ऐसी गवर्नमेंट से बैंक से लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको ज़र ज़मानत ज़मीन रखनी पड़ती है। तो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनके लिए मुश्किलात थी, उनको नहीं मिलता था कर्जा, उनको आमतौर पे उनके लिए कोलैटरल का बंदोबस्त नहीं होता था। कुछ एनजीओ जो छोटी माइक्रो फाइनेंस है वो सोशल कोलैटरल की बुनियाद पर देती रही हैं, लेकिन उनके लिए भी राहें आसान कर दी गई हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पे जो हेल्थ कार्ड साहिवाल डिवीजन के लिए सबके लिए अनाउंस कर दिया है, और उसके बाद जो रोड के साथ कनेक्टिविटी को सीधा किया है, क्योंकि उनको मोटरवे के साथ दो तरफ से लिंक कर दिया गया है। जो अच्छी एक्सप्रेसवेज के लिए जो मैंने आज प्रोग्राम देखा है कि साहिवाल को समुद्री के साथ और उसके बाद चीचावतनी को रजाना के साथ, उससे उस एरिया के अंदर चेंज आएगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल हब है, प्रोडक्शन हब है। तो इससे आगे हम कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन की पूरी क्रॉप जो है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। बीज के ऊपर कॉटन की प्रोडक्शन तो बहुत कम रही है उसकी दो बुनियादी वजह हैं। कॉटन के मुकाबले में जो बाकी क्रॉप्स हैं उनकी टेक्नोलॉजीज बेहतर आ गई, टाइम पे आ गई, और उन्होंने उनका एरिया टेक ओवर कर लिया। ये भी सुनते हैं कि असल में जो कॉटन बेल्ट है वहां पर शुगर केन अब होना शुरू हो गया, अगर क्योंकि शुगर मिलें उधर चली गई। सर, कॉटन को सबसे ज्यादा टेक ओवर किया था मक्की ने, उसके बाद किया है चावल ने, उसके बाद किया है गन्ने ने, और इन तीनों क्रॉप्स को ये डिटर्मिनेटेड नेचर थी। इस पर आपसे मजीद जानेंगे क्योंकि बड़ा अहम है और आप बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते हैं, एग्रीकल्चर जितनी अहमियत रखता है। लेकिन उससे पहले साहिवाल से मेंबर नेशनल असम्बली राय मुर्तज़ा इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राय साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज साहिवाल तशरीफ़ लाए और बहुत भारी भरकम एजेंडे और अनाउंसमेंट्स के साथ आए। वहाँ पर उन्होंने तरक्याती प्रोग्रामों का तज़किरा किया, कामयाब जवान, कामयाब किसान प्रोग्राम का वहाँ तज़किरा किया, सी पैक की बातें हुई वहाँ पर। तो क्या ओवरऑल साहिवाल के अंदर इस वक्त माहौल है सियासी हलकों में वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ये तो मालूम नहीं कि आप क्या गुफ्तगू पहले कर चुके हैं, लेकिन जो सवाल आपने साहिवाल दौरे के हवाले से किया उसमें मैं गुजारिश कर देता हूँ। साहिवाल में हम कारकुन पीटीआई के और अवाम आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज भरपूर दौरा किया है, उनके साथ सीएम पंजाब भी थे, गवर्नर पंजाब भी थे, और उन्होंने बहुत सारी हमें अच्छी खबरें दी हैं। आज बहुत सारे अच्छे ऐलानात किए हैं।
आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब खाली सियासी जो ऐलानात है उन पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उससे पहले सीएम पंजाब पिछले हफ्ते तशरीफ लाए थे। उन्होंने पूरी तैयारी की थी, हर काम का जायजा लिया था, जो जो हमारे मुतालबात थे, जो जो प्रोजेक्ट प्लान हो रहे थे उनका जायजा लिया था और उसके मुताबिक आज ऐलानात किए गए। उसमें बड़ा प्रोजेक्ट साहिवाल के लिए, जो साहिवाल की अर्बन एरिया की डेवलपमेंट का है 18 अरब का, उसका ऐलान किया गया। उसके अलावा साहिवाल में एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, तो उसका ऐलान किया गया। हमारा एक बहुत पुराना मुतालबा था, ख़ास तौर पे वो मेरे इलाके चीचावतनी का मुतालबा है कि यहाँ पर कोई सनती यहाँ पर जोन नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह पूरे मुल्क में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल जोन्स बन रही हैं, तो वो हमें एक दी जाए। हमारे इलाके की रोजगार के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए बहुत स्कोप है, तो उसको वज़ीर आज़म साहब ने अप्रिशिएट किया और उसका ऐलान किया, तो इससे हमारा बड़ा हौसला बढ़ा है जी। उसके अलावा यहाँ पर हमारा चीचावतनी में मशहूर पुराना जंगल है, तो उसके लिए हमारा उनसे मुतालबा था, रिक्वेस्ट थी। अमीन असलम साहब मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज भी तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि इसको एक सेंचुरी का दर्जा दिया जाएगा ताकि यहाँ पर जो है आइंदा दरख्तों की और दूसरी जो स्पीशीज हैं उनकी हिफाजत की जा सके। उसके अलावा हम साहिवाल और चीचावतनी को मोटरवे से कनेक्ट करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट है, उस पर भी उन्होंने गौर किया है और वादा किया है कि उसकी फिजिबिलिटी बना के तो उस पर अमल दरामद करवाएंगे। उसके अलावा उन्होंने हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स, उनसे मुलाकात की, उनकी कंसर्न्स को सुना। हमें बड़ी खुशी के 2.5 साल बाद जो है वज़ीर आज़म साहब ने हमें आज टाइम दिया, और वज़ीर आज़म साहब उससे पहले कई मरतबा हमारे चेयरमैन पीटीआई के तौर पे तो आ चुके थे, लेकिन वज़ीर आज़म बनकर वो पहली मरतबा आए। अच्छा राय साहब, ये बताइए कि ये जो एक पूरा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अर्बन डेवलपमेंट शामिल है, जिसमें एग्रो बेस इंडस्ट्री का मामला है, जिसमें साहिवाल और उससे जुड़े हुए जो दीगर इलाके मुजाफात हैं उनकी अपलिफ्ट का प्रोग्राम है, क्या ये साहिवाल कितने अरसे से ये सब कुछ नहीं हुआ था जो आज इतने बड़े ऐलानात करने पड़े हैं? सर तकरीबन 15 साल बाद किसी वज़ीर आज़म ने साहिवाल का विजिट किया आज, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, कि हमारी तरक्की का जो पाकिस्तान में है वो ज़्यादातर दिखावे वाला मेयार होता है, और वो ज़्यादा बड़े बड़े जो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स हैं, लाहौर जैसे या इस्लामाबाद जैसे, वहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन रही है। पिछले 10 साल में जो नून लीग की हुकूमत पंजाब में रही है, सियासत से हट के उनकी आप सिर्फ स्टैट्स देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाब का आधे से ज़ायद फंड जो है वो लाहौर में और उसके गिरदोनवा में लगता रहा है। तो ये हमारा एरिया जो है साहिवाल का, ये साउथ पंजाब की तरफ पड़ जाता है। तो हम जाहिर है इतनी देर से यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले इंडस्ट्री कोई नहीं है और ज़राअत का इलाका है। हमने उनसे एक और मुतालबा भी किया है जिसपे उन्होंने गौर करने के वादा किया है कि हमें यहाँ पर एक ये साहिवाल की गाय और साहिवाल की भैंस बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। चीचावतनी में भैंसों की पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, तो हमने कहा हमें एक वेटनरी यूनिवर्सिटी का कैंपस दिया जाए, उससे हमारे अंदर जो है उस हमारी रिलेटेड फील्ड में हमें बच्चों को जो है वो तालीम देने का मौका मिलेगा। तो कोई यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है चीचावतनी में, तो हम हाँ ज़्यादा मसले हैं। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास पहले मौजूद नहीं था। तो और राय साहब, ये पूरा जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त अनाउंस हुए हैं, आपने कहा कि वज़ीर आला पंजाब भी इससे पहले तशरीफ ले गए थे साहिवाल, तो गोया कि इसके ऊपर वर्किंग तो आप लोगों ने मिलकर की है पिछले कुछ अरसे में, कितना वक्त लगा इसको फाइनलाइज करने में पूरे? सर ये जिस तरह मैंने सनती जोन की बात की है, ये तो तकरीबन 2.5 साल से, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है और रिक्वेस्ट रही है कि इस पर गौर किया जाए। उसकी जाहिर है सूबाई जो वजारत सनत है, इंडस्ट्रीज की वजारत है, उसने इस पर सारी फिजिबिलिटी तैयार की है और सीएम साहब की निगरानी में है। ये गवर्नर साहब भी इसकी ओनरशिप लेते हैं और उनका काफ़ी पुराना साहिवाल से ताल्लुक है।
तो ये हमारे बड़े हैं जी, इन्होंने हमें नहीं देखना तो कौन देखेगा। जी, हमें बिल्कुल। बड़ी उम्मीदें और बड़ा मान है इन लोगों से। और राय साहब, अल्लाह ताला ने सेहत क़यादत कार्ड दी का है भी इस तो वक्त ऐलान PTI हुआ को, है। तो काम करना चाहिए हमें। जी, मैंने कहा सेहत कार्ड का भी तो ऐलान हुआ है कि इस सेहत साल कार्ड में। के लिए सर आप देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम है कि मैं भूल रहा हूँ। जी सेहत कार्ड जो है, जो इतना बड़ा काम है, उसको यूनिवर्सल एक्सेस दी जा रही है यहाँ पर साहिवाल में, कि हर बंदे को, पहले था कुछ लोगों तक, लेकिन अब हर बंदे को जो है वो दिया जा रहा है। उसके लिए पहले जो 2 जिले चुने गए हैं वो डेरा गाजी खान और साहिवाल के हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है जी कि हर फर्द को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हर बंदे को नहीं मिलती है। आपने एग्रो बेस इंडस्ट्री की बात की है। हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सटेंशन के डीजी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब एग्रो बेस इंडस्ट्री की बात होती है तो क्या पोटेंशियल है, कौन सी ज़्यादा प्रोसेसिंग होकर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिससे वैल्यू ऐड होकर हम एक्सपोर्ट तक जा सकते हैं। और प्रोसेस, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात भी कर रहे हैं, तो ज़रा एग्रो बेस इंडस्ट्री की हमें तफसील बताइए। सर देखें, ये आप इसे CPAC से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास DG है एग्रीकल्चर बैठे हैं तो माशाल्लाह बड़े काबिल आदमी है। ये मैं स्पेशल कमेटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स है वफाक में, उसका भी मेंबर हूँ। वहाँ में इनसे मुलाकात हो चुकी है मेरी जी। तो यहाँ पर हमारे पास कॉटन का एरिया है। कॉटन जो कि काम हो रही है, जिसपे काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाले सीड के लिए और चीज़ों के लिए। तो कॉटन का एरिया है, कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्री, जिनिंग है, उसके अलावा टेक्सटाइल है। और आप जैसे मैंने अर्ज किया, ये मवेशियों का बहुत अच्छा इलाका है, तो यहाँ पर डेयरी रिलेटेड सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर लेदर जो है उससे वो आ सकता है। इसके लिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक सारी ऑप्शंस सामने रख के, सारे जो यहाँ पर इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटीज रख के वो उन्होंने सामने रखा है और फिजिबिलिटी का हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये भी बता दीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात की भी बात हुई है कि इसी साल करवाए जाएंगे। इस हवाले से आप क्या समझते हैं? हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का पैशन है जी, वो किसी ना किसी वजह से नहीं करा पाए अब तक, कोरोना आ गया पिछले साल और चीजें, तो लेकिन वो जैसे ही उन्होंने कहा है कि ये मौका मिलता है तो बल्दियाती इलेक्शन करवाना है और इख्तियारात को निचले स्तर तक लेकर जाना है। उसी से असल में लोगों को एम्पावर किया जा सकता है, लोगों को आज़ाद किया जा सकता है, लोगों की जिंदगी आसान की जा सकती हैं। और यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से भी कुछ कहिए। यकसा निज़ाम तालीम की भी बिल्कुल बात हुई कि अप्रैल से इंशाल्लाह पंजाब और KPK में, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पर और गिलगित में यकसा निज़ाम तालीम जायज कर दिया जाएगा। यानी इसी अप्रैल से, ये कोई वादा नहीं रह गया जी। अब ये जो हमारा एक ख्वाब था कि यकसा निज़ाम तालीम हो, कोई मैट्रिक ओ लेवल्स और ये उर्दू इंग्लिश मीडियम मदरसा कुछ ना हो, वो इसी अप्रैल से इंशाल्लाह राइज होने जा रहा है। तो उसका क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? उसका सर फायदा होगा, गरीब अमीर एक और सिलेबस पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्लास सिस्टम बन गया हुआ एजुकेशन के अंदर, ये इसकी नफी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप कुछ और तवक्को करते हैं हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से? तो ये मौका है, आप बात कर सकते हैं। आखिर में क्या कहना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत से जी, हमारे जिस तरह उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम हेल्थ इंश्योरेंस का किया हुआ है, हेल्थ कार्ड का किया है, इससे हर किसी को फायदा है। ये हमारा इलाका सर किसानों का इलाका है, ज़राअत का इलाका है। हमारे इलाके में तभी तरक्की होगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारे बाजार भी तभी आबाद होंगे जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हमारे कुछ फसलों की कीमतें बहुत ऊपर रही हैं पिछले दिनों में, पिछले बल्कि सालों में, जिसमें कमाद है, जिसमें मकई है, जिसमें आलू है, सवाए कपास के तकरीबन हर का फसल जो है वो उसका रेट बहुत अच्छा रहा है। और उसमें हुकूमत का भी अच्छा है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाए हैं रेट्स। और जिस तरह माफियाज हैं, शुगर वाले हैं, वो रेट्स अच्छे नहीं देते, टाइम पे पैसे नहीं देते। गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है कि ये सब कुछ हो, लेकिन उसके अलावा अभी हमें ज़राअत में और बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारा इलाके की जो मेन फसल थी कॉटन, उसका काश्तकार जो है वो कॉटन काश्त करना छोड़ गया है। उसमें सीड में काम तेजी से करने की ज़रूरत है। हमारे पास सीड बहुत पुराना है। उसके अलावा हमें हमारा मुतालबा हमारा अपनी गवर्नमेंट से भी रहा है और ये नेशनल असेंबली की यूनानिमस रेजोल्यूशन भी थी कि कॉटन की भी गंदम की तरह जो है
वो प्रोक्योरमेंट की प्राइस जो है वो फिक्स की जाए, ताकि काश्तकार को पता हो कि मुझे कितनी प्राइस नहीं है। ये एक इंतहाई महंगी फसल है, तो उस पे जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे काश्तकारों को, तो वो फसल काश्त नहीं करेंगे। लोग मुतबादिल फसलों पे जा चुके हैं और हमारी 70% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कॉटन डिपेंडेंट हैं। तो हमें कॉटन को वापस लाना होगा, ज़राअत पे मजीद काम करना होगा, जोनिंग करनी होगी और रिसर्च के साथ साथ हमें इमिडिएटली भी कुछ ना कुछ काम करने होंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने वक्त दिया और अपने ख्यालात से आगाह किया। हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही थी, इससे मुझे याद आया कि क्रॉप इंश्योरेंस का भी तो एक सिलसिला शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, ये राज साहब ने बात जो की है बिल्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कॉटन जो है ये कई चुनाइयाँ देती है, 4-5 चुनाइयाँ, हम तो आमतौर पे इसको इंडिटर्मिनेट कहते हैं। अब इसका मुकाबला ऐसी फसलों के साथ है जो एक दफ़ा ही पकती हैं, उनके अंदर सीड्स अच्छे हैं, कपास में इतना अच्छे सीड्स नहीं हैं। तो इस हवाले से ये बड़ी जायज़ बात है कि कपास के काश्तकार को कपास में खड़ा रखने के लिए, मुकम्मल तवज्जो के लिए, चूँकि 3-4 पिकिंग के लिए बार बार फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट देनी पड़ती है, तो ये ज़रूरी है कि काश्तकार को ऐसी कीमत बताई जाए ताकि वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे। तो वो चूँकि नहीं था, तो कपास को दूसरी फसलों ने टेक ओवर कर लिया। जिस तरह मैंने बात की पहले कि मक्की आ गई, मक्की के बाद चावल आ गए। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह नेशनल इमरजेंसी में 300 बिलियन रखा, जिस तरह एग्रीकल्चर क्रेडिट जो पंजाब ने रखा उसमें 60 अरब रुपया जिम्मेदार ले चुका है। क्रॉप इंश्योरेंस को 18 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के 27 इस साल कर दिया गया है। अब 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पंजाब के अंदर इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसका इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें और उसकी जो कंपनसेशन है वो बर्दाश्त कर रही है। तो ये सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब कर रहा है या बाकी उसमें और भी एनजीओ और भी बैंक्स हैं, 5-6 बैंक्स हैं जो बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इसको टेक केयर कर रही हैं। इसी तरह कॉटन के ऊपर भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। कल हमारे मिनिस्टर साहब ने, हुसैन जानिया गर्देजी साहब ने, कॉटन की जो अच्छी टेक्नोलॉजीज वाली बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल जो मटेरियल था उसकी पंजाब स्टेट काउंसिल ने अप्रूवल दी है ताकि इस साल कपास ठीक हो। इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी गवर्नमेंट की बात चल रही है और सीड के ऊपर स्पेसिफिक फोकस है कि काश्तकार के पास जो सीड जाए वो टैग्ड, बैग्ड एंड लेबल्ड हो, और उसकी रेगुलेशन के ऊपर और उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि काश्तकार को ये एहसास हो कि वो जो चीज़ ले रहा है वो बिल्कुल खालिस है। और इसी तरह जो ज़री ज़रे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के, जब पहले 160 के करीब पंजाब में इंस्पेक्टर थे, काश्तकार का ज़री ज़हरों के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और काश्तकार को बुनियादी स्प्रे की टेक्निक्स बताने के लिए 353 इंस्पेक्टर्स अनाउंस किए हैं ताकि वो तमाम जगह जहाँ पे 22-23 हज़ार डीलर्स हैं या जहाँ पे अनस्क्रप्लोस एलिमेंट्स हैं उनको पंजाब से वीड आउट किया जा सके। सीड के ऊपर जो रेगुलेशंस हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। और जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं, जिस तरह हमारे रेनफेड एरियाज़ हैं या मैंने हिली एरियाज़ की बात की, मैं अगर आप कोई सुलेमान की बात करें या डीजी खां बेल्ट की बात करें, तो उस एरिया के अंदर भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आए हैं ताकि वहाँ की एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। और चूंकि मैं पहले बात कर रहा था कि जब हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने फूड सिक्योरिटी अचीव कर ली है, हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करनी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम वो खाना चाह रहे हैं, अपनी आवाम को वो खिलाना चाह रहे हैं जो सेहतमंद हो, कैलोरीज और कैलोरीज से हो। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारी खुराक बेहतर हो, हमारी खुराक में वो न्यूट्रिएंट पूरे हों, हमारे बागात ज़्यादा हों, बागात का जो लॉसेस हैं वो कम हों। और जब हम बागात की बात करेंगे तो इस वक्त पंजाब में ये कोशिश है कि हम सिर्फ सिट्रस, मैंगो और गुआवा की बात ना करें, हम डेट पाम की बात भी करें, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रूट्स जिसे कहते हैं आड़ू है या सेब है या बाकी चीज़ें हैं उसकी बात करें, हम ऑलिव की बात करें,
हम बेर की बात करें, हम लोकार्ड की बात करें, जामन की बात भी करें, बिल्कुल ठीक, यानी ताकि हम हर एरिया के अंदर डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई करके काश्तकार को अच्छा साहब, यहाँ उससे पर अंदर अच्छी वैरायटीज के ऊपर काम डॉक्टर साहब हो रहा एक है। बड़ा इम्पोर्टेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बात की कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक के तहत भी एग्रीकल्चर के अंदर जो इनोवेशन है और जो ऑटोमेशन है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से अपने ज़रूरी शोबे को तैयार कर रहे हैं कि अगर चाइना का कोलैबोरेशन आता है और हम पर एकड़ यील्ड उसको बढ़ाने की बात करते हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या वो मंजरनामा है? देखिए, ये सी पैक जिस तरह अभी राज साहब बात कर रहे थे कि जो हमारा साहिवाल डिवीजन है, ये बिल्कुल इसकी ओपनिंग अगर सी पैक के साथ होती है तो चाइना तो 300-400 बिलियन डॉलर की वेजिटेबल इंपोर्ट करता है, तो ये तो बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। तो अगर हम इस वक्त 1 करोड़ टन जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान का सी पैक के साथ और हमारा रूट खुलता है तो उसी क्वारंटाइन कंडीशन को बेहतर करते हुए जो चाइना के अंदर जो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं वो पाकिस्तान में जेवीज करता है और हमारी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को यहाँ पैक करके अपने मुल्क में ले जाता है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। इस तरह फास्फेटिक्स हैं, आप यहाँ पे हम 2 मिलियन टन से ज़्यादा की सिर्फ डीएपी कंज्यूम कर रहे हैं, जो 40% हम खुद बनाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं। तो अगर चाइना खुद यहाँ पे आके हमें हमारे साथ ये जेवीज करता है तो हमारे लिए इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। इस तरह पेस्टिसाइड के अंदर वो आ सकता है, और ख़ास तौर पर जो चाइना की स्ट्रेंथ है वो है छोटी मशीनरी। छोटी मशीनरी के अंदर वो हमारा जो काश्तकार है वो भी बहुत छोटा है, तो अगर हम छोटे काश्तकार को फुली मैकेनाइज करना चाह रहे हैं और ज़मीनों को छोटी ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाह रहे हैं, जिस तरह हमारा फोकस है गवर्नमेंट का कि हम इंटेंसिफिकेशन पे जाएंगे, कोशिश करेंगे एक कित्ते से ज़्यादा फसलें निकालें, डाइवर्सिफिकेशन पे जाएंगे, फसलों का हेर फेर करेंगे ताकि ज़मीन की सेहत भी तंदुरुस्त रहे, वैल्यू एडिशन पे जाएंगे और हम ज़मीन को, माहौल को, पानी के वसाइल को बेहतर करेंगे और काश्तकार की खुशहाली को यकीनी बनाएंगे, तो उसके अंदर अगर रोज़गार भी खुलता है और हमारी सारी चीज़ें हमें यहाँ से उठाई भी जाती हैं और हमें मिल भी जाती हैं। सीड के अंदर हमारी बड़ी तो इस हवाले से कोई चीजें फाइनल होने जा रही हैं, कोई पेशरफ्त हुई है, क्या हुई है? जी, इस वक्त जी चूंकि सी पैक अथॉरिटी के जो आसम श्री बाजवा साहब हैं चेयरमैन, वो मेंबर हैं हमारी हाई लेवल कमेटीज के, तो वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का रोल अदा कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी चाइनीज़ और पाकिस्तान के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हुए ये बेसिकली B2B बिजनेसेस होंगे, बिजनेस और बिजनेसमैन के दरमियान, और हो सकता है G2G भी आ जाएं। तो उसके ऊपर आप कुछ देर के अंदर देखेंगे कि इंशाल्लाह इस सी पैक को पाकिस्तान अपनी बेहतरी के लिए बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा आम किसान इसके लिए किस हद तक तैयार है? उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा काश्तकार, हमारा आम शहरी काश्तकार और कंज्यूमर दोनों इस बात के ऊपर तैयार हो जाएं कि जहां पे हम खड़े हैं हमने दुनिया के साथ compete करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि दुनिया के अंदर मेहनत और मेहनत और मेहनत की बात हो रही है। स्ट्रगल करते हैं लोग, अपनी ज़मीनों पे काम करते हैं, लेकिन जब मैकेनाइजेशन हो जाएगी, मशीनें आ जाएंगी, तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? देखें, मशीनें जो हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, मशीनें लोगों को बेकार नहीं करती। आप प्रोडक्टिविटी जब बढ़ाएंगे तो उस प्रोडक्टिविटी से आगे राहें खुलेंगी आपकी प्रोडक्टिविटी के बाद फिर उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। तो इस मकसद के लिए फार्म टू मार्केट रोड्स का बेहतर होना, सिर्फ पुलियों का और सब चीजों का, उसके हवाले से सिर्फ मार्केट रोड्स एक अच्छा टूल होता है, लेकिन आज से 100 साल पहले की बात थी। ठीक, आज हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, वैल्यू चेन्स की बात नहीं करते। आज हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं कि आप प्री प्रोडक्शन एफिशिएंसीज इंप्रूव करें, प्रोडक्शन के अंदर अपने लॉसेस को कम करें, बेहतर मैकेनाइज करें ताकि उससे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। बीज के अंदर आपके डीजल के इस्तेमाल में, आपके पेस्टिसाइड के इस्तेमाल में, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के अंदर एफिशिएंसी आए, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन जो दाना फसल के ऊपर लग जाए वो 100% सिक्योर हो, ना बीमारी से ज़ाया हो, ना मौसम से ज़ाया हो,
और ना रास्ते में जाया और हो। डॉक्टर साहब, जो इकदामात हुकूमत कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो फोकस है, और जिस तरह से आज उन्होंने ऐलानात भी किए हैं, ट्रैक्टर का आप कहते हैं कि इंटेग्रल पार्ट होता है, बल्कि असल तो ये बहुत बड़ा एंटरप्राइज आप कहते हैं कि ट्रैक्टर को आपने कहा, तो हमारे किसान की, हमारे काश्तकार की गुर्बत किस हद तक कम हो सकती है? अगर जी कार ट्रैक्टर की हम बात करें, ट्रैक्टर मुकम्मल रोजगार है। ट्रैक्टर को हम किराए पे चला सकते हैं, ट्रैक्टर की पीटीओ के साथ हम पानी निकाल सकते हैं, ट्रैक्टर की ट्राली के साथ हम माल खींच सकते हैं, और ट्रैक्टर को और बहुत सारे जरिए में इस्तेमाल करके मुकम्मल रोजगार ले सकते हैं। तो एक आम काश्तकार के लिए आज एक ट्रैक्टर मुकम्मल कारोबार है। पंजाब के अंदर बुनियादी तौर पे मशीनी काश्त की कोशिश हो रही है। बुनियादी तौर पे ट्रैक्टर की पावर को ज़मीन की के अंदर बेहतर इस्तेमाल करते हुए बेहतर इंप्लीमेंट्स की बात हो रही है। मैंने नेशनल इमरजेंसी की बात की, उसमें दो ही फोकस हैं, अच्छा बीज और बेहतर मशीन। मशीन गन्ने में भी ट्रांसप्लांटर बेहतर आ रहा है, कपास में भी ट्रांसप्लांटिंग की, पीबी रोब्स की, सोई की बात हो रही है, ऑयल सीड में भी प्लांटर्स की बात हो रही है, और बाकी जो सिस्टम है हमारी जो पार्शियल मैकेनाइजेशन जहाँ पे है, उसको भी कंप्लीट मैकेनाइजेशन की तरफ जाने के लिए कोशिश हुई। पिछले 2-2.5 बरस में हमने, जैसे कि राय साहब भी कह रहे थे और उससे पहले बाबर साहब ने भी बात की कि जिस तरह से किसान को सपोर्ट प्राइस की बिना पर फ़ायदा हुआ है बड़ी मेजर क्रॉप्स में, और अभी भी हम देख रहे हैं शुगर केन के हवाले से भी एक अच्छा उसको मिल रहा है, इसने किस हद तक हेल्प आउट किया है हुकूमत को रूरल पॉवर्टी को कम करने में? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं। काश्तकार के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज नॉट डिक्टेटिंग एग्रीकल्चर। आपकी बारिशें उस वक्त हो रही हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से काश्तकार की वनरेबिलिटी और रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर क्रॉप इंश्योरेंस आ गई है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। काश्तकार को ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होकर इन चीज़ों का मुकाबला करने की ज़रूरत भी है, लेकिन काश्तकार की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। जहाँ जहाँ उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो गेम है वो एक अक्लमंद किसान की है कि वो बेहतर तौर पे इन सारी चीज़ों को देख के और कैलेंडर के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को करे, ताकि वो बेहतर प्रोडक्शन ले सके। कपास एक वीक लिंक है, इसके ऊपर पूरा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है बुनियादी तौर पे एक कंज्यूमर के लिए बेहतर खुराक, एक काश्तकार के लिए बेहतर ज़राअत, और एक माहौल के लिए ऐसी माहौल दोस्त ज़राअत जिसमें पेस्टिसाइड का खर्चा कम हो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो, माहौल के अंदर लूदगी ना हो, स्मॉग के इश्यूज ना हो, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ जब ये कॉर्पोरेट फार्मिंग या उसको मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर हम ले जाएंगे, तो वो वाले मसाइल तो पैदा नहीं होंगे जो हम इंडिया में देख रहे हैं किसानों के। देखिए जी, उन्होंने लिबरलाइजेशन की तरफ बहुत जल्दी गए हैं। हम वहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज हैं, वहाँ पे इस वक्त 49 से $50 पर कैपिटा सब्सिडी है इस वक्त। और हमारे यहाँ कोई इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं है। वी हैव टैक्स्ड एग्रीकल्चर, तो हमारे इतने इश्यूज नहीं है। अभी तो सपोर्ट प्राइस जो कपास है वो भी हमारे लिए बड़े चैलेंज हैं कि हालांकि कपास के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत सारी दुनिया के अंदर सपोर्ट की जा रही है। अगर हम भी सपोर्ट करें तो काश्तकार कपास में भी खड़ा हो जाए। बाकी में हमने मार्केट के ऊपर चीज़ों को छोड़ा हुआ है। आखिर में हमारे जो काश्तकार हैं, बहसियत डीजी एक्सटेंशन के, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो चैलेंजेस सामने? देखिए जी, हमारे यहाँ तमाम जोन के अंदर इस वक्त काश्तकारी एक चैलेंज है। ज़मीन की सेहत के हवाले से, पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, बीज के हवाले से। इसलिए अपनी नौजवान यूथ को काश्तकारी पे लाएं, अपने नौजवानों को ये बताएं कि हम वी आर सन ऑफ द सॉइल, ये ज़मीन हमारी है, हम इसके वारिस हैं, हमने इसी में अनाज निकालना है। नौजवान जहाँ मर्जी काम करें, लेकिन उस ज़मीन से मोहब्बत करें और अपने लिए जदीद काश्तकारी को फ़रोग देकर मुनाफा बख्श। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, तशरीफ़ लाए और आपने इस हवाले से
हमारे सुनने वालों के लिए ज़राअत के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत तफसीली बातचीत की है CPEC के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से राय मुर्तज़ा साहब और बाबर साहब ने हमें बताया है कि साहिवाल के दौरे के दौरान किस तरह से एक सी चेंज है अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर। तो मौजूदा हुकूमत जिस तरह से अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह अगले 2-1 सालों में सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली साहब, आपका शुक्रिया और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने टेलीफोन पर ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।